आज मॉक टेस्ट से संबंधित सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे क्योंकि प्रारंभिक परीक्षाएं पास हैं। पहले यूपीपीसीएस की है और उसके बाद आपकी यूपीएससी की, और दोनों ही परीक्षाओं में मॉक टेस्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, ज्यादातर बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं, लेकिन आज हम बताएंगे कि मॉक टेस्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उनका समाधान हम आपको बताएंगे। कैसे? देखो, पहले हम बताएंगे कि मॉक टेस्ट क्या है। ठीक, उसके बाद बताएंगे हम मॉक टेस्ट क्यों दिया जाता है, फिर कब दें, ठीक है, कहाँ से दें, फिर मॉक टेस्ट कैसे दें, मॉक टेस्ट कितने मात्रा में दें, कितनी संख्या में दें, फिर मॉक टेस्ट कहाँ पर दें। ठीक है, उसके बाद मॉक टेस्ट देने के बाद क्या करें, एक कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, पहला, आप समझेंगे मॉक टेस्ट होता क्या है तभी तो आप दे पाएंगे। दूसरा, क्यों देते हैं, लाभ क्या है। तीसरा, कब देते हैं, मतलब समय क्या है मॉक टेस्ट का। फिर हम बोलेंगे कैसे देते हैं, मतलब मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है। उसके बाद कितनी संख्या में देना है वो भी आप जानेंगे, कब देना है वो भी आपने जानना है। ठीक, और उसके साथ साथ आप जानेंगे कि आपने ऑफलाइन देना है, ऑनलाइन देना है, घर पे देना है, कोचिंग में देना है, मतलब कहाँ पर देना है। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि मॉक टेस्ट के बाद आप क्या करें। जो नए स्टूडेंट हैं उनको सभी चीजें देखनी जरूरी है, जो पुराने हैं वो देख लेंगे कि आपकी मॉक टेस्ट देने की जो स्ट्रेटजी है उसमें क्या गलतियां हैं, वो इससे आप अपनी सुधार कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले बोलेंगे हम मॉक टेस्ट होता क्या है, आपका परिचय करा देते हैं। देखिए, सबको पता है, लेकिन एज ए डेफिनेशन आपके सामने मैं उसका रख रहा हूँ। क्या होता है मॉक टेस्ट? परीक्षा से पहले, कोई भी आपका एग्जामिनेशन पास में आ रहा है, आप उससे पहले अपनी तैयारी का जो परीक्षण करने के लिए एक नकली जो टेस्ट होता है, नकली तो खैर दूसरे टर्म में हो जाएगा, यानी अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए जो आप पेपर देते हैं उसको आप बोल देंगे मॉक टेस्ट। ठीक, और आप सोचेंगे कि मॉक सिर्फ टेस्ट ही नहीं होता, मॉक इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, और मॉक आपका पीटी के लिए भी होता है, मेंस के लिए भी होता है। आज हमारा विषय है मॉक टेस्ट पीटी, प्रारंभिक परीक्षा का जो मॉक टेस्ट है वही हमारा विषय है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्यों देते हैं भाई मॉक टेस्ट। देखिए, आपके पास तीन चीजें दिखाई पड़ रही होंगी, और तीन से अलग भी चीजें होती हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। पहला, नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आप मॉक टेस्ट दोगे ताकि परीक्षा में आपका नेगेटिव मार्किंग ना आ जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि 1/3 यानी 1/3 अंक आपके काट लिए जाते हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो और चाहे वो यूपीएससी। ठीक, और नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको पहले से ही, अगर मॉक टेस्ट दे के रखेंगे तो आपको अभ्यास रहेगा कि आपको किस प्रश्न को करना है, किसको नहीं करना है, और कैसे आपको विकल्पों के बीच में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक, और तो नेगेटिव मार्क से बचेंगे, उससे आपकी क्या होगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। और सारा खेल तो एक्यूरेसी का ही है ना, मार्क्स तभी तो आएंगे जब एक्यूरेसी बढ़ेगी। अगर एक्यूरेसी कम होगी तो आपके जो सही प्रश्न है वो भी आपके उसके भी मार्क कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके गलत प्रश्न ज्यादा हो जाएंगे, सही कम होंगे, तो कुल मिलाकर जो ओवरऑल स्कोर आएगा वो बहुत ही कम आ पाएगा, हो सकता है वो नेगेटिव या जीरो भी हो जाए। एक और सबसे बड़ा बेनिफिट होता है मॉक टेस्ट का, क्या होता है कि कुछ डायरेक्ट प्रश्न आपको मिल जाते हैं। ठीक, स्पेशली करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स के जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के प्रश्न सेम मिल सकते हैं। ठीक, हालांकि यूपीएससी जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका रिपीटेशन कम करता है, लेकिन यूपीपीसीएस में उसका भी लाभ मिल जाता है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सभी के जो प्रश्न होंगे वो आपको रिपीटेशन मिल जाएंगे। आप देखेंगे कि हमने मॉक टेस्ट दिया था और ये तो सेम प्रश्न हमारी परीक्षा में आ गया। लेकिन यूपीएससी में सब्जेक्ट वाइज तो कम होता है, लेकिन करंट अफेयर्स वहां भी आपको मिल जाएगा। और साथ साथ में क्या है, ये सिर्फ प्रश्न मिलेगा या नहीं मिलेगा ये प्रश्न है ही नहीं, मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ। ये किस चीज का है कि आपकी एक्यूरेसी कैसे बढ़े, ठीक, आपका नेगेटिव मार्किंग कैसे कम हो, उस चीज के लिए आप देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि मॉक टेस्ट कब दें। ठीक, देखिए, जब परीक्षा पास आती है तब तो देना ही देना है। क्या इससे पहले भी दे सकते हैं? तो इसका जवाब होगा हाँ, इससे पहले भी दे सकते हैं। कब कब दे सकते हैं? पहला, आप जब भी आपका टॉपिक खत्म हो, ठीक, इसको बोल देंगे आप टॉपिक वाइज। आपका टॉपिक खत्म हुआ है, मान लो आपका टॉपिक था महंगाई, जैसे ही आपने महंगाई पढ़ी, ठीक, तभी आप उससे संबंधित पीवाईक्यू उठाओ
और उसको सोल्व करना शुरू करो। आप देखो कि आपने जो महंगाई के बारे में पढ़ा है क्लासरूम में या आप सेल्फ स्टडी किया है, तो क्या उस समय प्रश्नों को प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को हल कर पा रहा हूँ? अगर आप हल कर पा रहे हैं तो आपकी स्टडी कंप्लीट है। अगर कुछ प्रश्नों पे अभी भी डाउट है तो फिर से आप देखिए, और अगर आप किसी संस्था से जुड़े तो वहां पे जाकर अपने प्रश्न पूछिए, तब जाकर आपका क्या होगा, अध्ययन पूरा होगा। ठीक है। टॉपिक वाइज फिर नंबर 2 क्या हो जाएगा, पूरा ही चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक, तो चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं आप। ठीक। तीसरा, जब आपका टॉपिक खत्म हुआ, चैप्टर खत्म हुआ, तीसरा क्या है, जब आपका पूरा सब्जेक्ट ही खत्म हो गया तो पूरे का उठा दो। ये तो हुआ पढ़ाई के साथ साथ। जब आप पढ़ाई करेंगे, क्लासरूम आपने कोई ज्वाइन किया हुआ, या आप घर पे आप जो है क्रम वाइज पढ़ रहे हैं, तो तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले टॉपिक वाइज, फिर चैप्टर वाइज, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आप मॉक टेस्ट देंगे पीटी के लिए, और देखेंगे कि कहाँ मेरा जो स्टडी मटेरियल है वो अधूरा है, तो आप उसको जुटाएंगे, पूरा करेंगे। ठीक। लेकिन जब परीक्षा ही पास है, जैसे कि मैंने अपनी इस वीडियो के शुरुआत में ही बोला कि अभी पास में 2 परीक्षाएं हैं, यूपीपीसीएस है, यूपीएससी है। जब परीक्षा ही पास हो, तब तब आपने, देखो क्या बोला मैंने, कब, तब आपने क्या करना, लगभग 2 महीने पहले, आप पहले भी दे सकते हैं, लेकिन लगभग 2 महीने पहले डेडिकेटेड होकर आपने क्या करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है। चाहे वो आप अपने घर पे कर रहे हैं, चाहे किसी को कोचिंग में कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे ऑफलाइन है। इस समय बात हो रही है समय की। ठीक। बाद में मेथड की बात उससे आगे इसी वीडियो में मैं आगे करूंगा। ठीक है। तो लगभग कितना समय पहले, आप 2 महीने पहले आप शुरू हो सकते हैं, ताकि आपके सेक्शनल और फुल लेंथ दोनों ही टेस्ट कंप्लीट हो सके। ठीक है। कुछ सेक्शनल भी आपने देने हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उनको आपने 2 खंडों में बांट के, 4 खंडों में बांट के, या पूरे पूरे सब्जेक्ट का। उसके बाद फुल लेंथ का मतलब जैसा आपकी परीक्षाओं में आ जाता है, सेम पूरी लेंथ का पेपर जब आप सोल्व करेंगे, तो वो भी सोल्व करने, तो उसमें समय लगता है, और 2 महीने पहले आप इस प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। उससे पहले आप अपना कंटेंट रिवाइज कर सकते हैं, या कहीं कमी हो तो उसको पूरा कर सकते हैं। चलिए, अब आप चलेंगे मॉक टेस्ट कहाँ से। अब आप सोचोगे कि मॉक टेस्ट हमने देना है, लेकिन दें कहाँ से। ठीक है। पहला, सबसे जरूरी जो होता है वो पीवाईक्यू। सबसे पहला आप किसको सोल्व करेंगे, मॉक टेस्ट के तौर पर पीवाईक्यू। आपने जो भी कंटेंट पढ़ा है, उसके बाद उससे संबंधित जो भी पीवाईक्यू आए हैं, जिस परीक्षा को आप टारगेट कर रहे हैं, आपको यूपीएससी देना है तो यूपीएससी के पीवाईक्यू, और आपने यूपीपीसीएस देना है तो यूपीएसपीसीएस के पीवाईक्यू। आपने सबसे पहले इन्हीं को सोल्व करना है। क्या लाभ होगा, और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यू सबसे पहले सोल्व करने हैं। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले जो परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हुए हैं उनको सोल्व करना है। सबसे पहले क्यों करना है, उसके 3 लाभ होंगे। पहला, आपका जो है आपको ये पता लग जाएगा कि कहाँ से ज्यादा आ रहा है, कहाँ से कम आ रहा है। ठीक। यानी प्रेफरेंस का आपको पता लग जाएगा कि आपको कहाँ ज्यादा ध्यान देना है और कहाँ कम देना है। प्रेफरेंस का पता लगा, उसके बाद आपको क्या लगेगा, सिलेबस का पता लग जाएगा। ठीक। कि कितना पढ़ना है भाई, हिस्ट्री है तो इतनी बड़ी हिस्ट्री है, तो उसमें से कितना पढ़ना है। ठीक। मॉडर्न पे कितना ध्यान देना है, मिडिल पे कितना ध्यान देना है, एंशिएंट पे कितना ध्यान देना है। ठीक है। ये सब आपको पता लग जाएगा, और चैप्टर वाइज भी पता लग जाएगा कौन सा चैप्टर ज्यादा आ रहा है, कौन सा कम आ रहा है। ठीक। और उसी चैप्टर के अंदर आप देखेंगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक, जिससे वो बार बार प्रश्न उठा रहा है। तो ये तीनों चीजें आपकी क्लियर कब होंगी, जब आप पीवाई को लगाएंगे। ठीक है। किसी भी परीक्षा का पाठ्यक्रम 2 तरह से आप जान सकते हैं। एक तो पाठ्यक्रम जो उसने पॉइंट वाइज लिखा है, लेकिन उससे भी अगर डिटेल में जानना है तो आप पीवाई को उठाओगे। 2 ही तरीके हैं आपको, जो आपको उस परीक्षा के लिए मार्गदर्शन देंगे। ठीक है। तो पीवाई क्यू मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले आपने पीवाई को सोल्व करने हैं, सारे पीवाई को सोल्व करने हैं। जितना ज्यादा पीवाई को सोल्व करोगे, उतना ज्यादा आप डेवलप करोगे अपने आप को। ठीक है। आप जान पाएंगे कि कहाँ कहाँ वो आपको फंसाता है, ठीक, उलझाता है, और कैसे कैसे आप उससे निकल सकते हैं, और क्या क्या आपके पास होना चाहिए। सब चीजों का आपका पता तभी चलेगा जब आपका सामना पीवाईक्यू से हो। ठीक। एग्जाम का लेवल क्या है। चलिए, दूसरा, पीवाईक्यू हो जाए तो उसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, किसी भी प्रकाशन का हो। फिर आपको पीवाईक्यू से अलग देखना है कि जब नया प्रश्न मेरे सामने आता है, तब मेरी पढ़ाई कितनी काम आ पाती है, या मेरा थॉट प्रोसेस है उसको कैसे डील कर पाता है।
उसके बाद अगर आपको किसी भी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नहीं मिल रहा है तो किसी भी कोचिंग की कोई भी एक या दो कोचिंग ले लो, दो कोचिंग ले लो और दोनों के लगभग 30-30 आपने 60 ले लो, आप 60 मॉक टेस्ट ले लो, क्योंकि कोई भी कोचिंग होती है लगभग 30 टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज आयोजित करती है। आप फुल टेस्ट सीरीज उनकी परचेज कर लो मार्केट से, ठीक है। फिर क्या करो, आप दोनों की टेस्ट सीरीज आप अपने हिसाब से समय के हिसाब से लगाओ। पहले आप उसी सब्जेक्ट को पढ़ोगे, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक। अच्छा, अब बात आती है कि कितनी करनी है, ठीक है। वो मैं बता चुका हूँ आपको। मिनिमम आपने 30 करनी है और मैक्सिमम लगभग 60। 30 से कम टेस्ट नहीं देने हैं और 60 तक पहुंचने के बाद स्टॉप कर देना है। क्यों? क्योंकि आपको क्या डेवलप करना, आपको नेगेटिव मार्किंग से डील करना, आपने एक्यूरेसी बढ़ानी है, ठीक। आपको अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करना कि क्या मैं सोच के सही कर रहा हूँ, क्या सोच के गलत कर रहा हूँ, अपने स्ट्रेटजी बनानी, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कितने छोड़ने, वो सब 60 जो प्रैक्टिस सेट है उनमें हो जाएगा, ठीक। और जो अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, वो 30 में भी कर लेते हैं, ठीक। चलो आगे चलते हैं हम। ये मैंने बता दिया कहाँ से, ठीक है। कैसे देना है, ऑनलाइन देना है, ऑफलाइन देना है, इसकी बात करते हैं हम। देखिए, ये आपकी भौगोलिक दूरी पर डिपेंड है। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आसपास कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़कर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऑनलाइन उन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्या आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी सुविधा से है। फिर एक दूसरी होती है कि विद कोचिंग कि विदाउट कोचिंग, ठीक। ये भी प्रश्न आता है कि हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ के करें या घर पे आके करें। देखिए, अगर आपकी स्टडी पूरी हो चुकी है, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, कोचिंग पूरी हो चुकी है, तो आप अपने घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे? आप पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट है, पॉलिटी आपने पूरा रिवाइज किया, उसके बाद पॉलिटी के टेस्ट दिए, सेक्शनल की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद इकोनॉमी पढ़ा, इकोनॉमी के टेस्ट दिए। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं है, रिविजन कंप्लीट नहीं है, तो फिर कोचिंग में ही बैठ के टेस्ट कैसे दे पाओगे? तो सबसे पहले क्या करना है, आपका पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है, के बाद टेस्ट देना है, तभी आप अपनी एक्चुअल जो कंडीशन है वो जान पाएंगे, ठीक। तो अगर आपकी पढ़ाई सब चीज पूरी है और कोचिंग इंस्टीट्यूट पास में है तो आप कोचिंग से जुड़िए। लेकिन जुड़ने का कुछ लाभ भी होता है। कैसे? पहला तो आप कंट्रोल इन्वायरमेंट में टेस्ट देते हैं, डिसिप्लिन में टेस्ट देते हैं, तो आप देख पाते हैं कि मैं कितना नेगेटिव मार्किंग करता हूँ जब परीक्षा का दबाव होता है। घर पे क्या होता है कि घर पे वो माहौल आपका नहीं बन पाता, आप फ्री होकर टेस्ट दे रहे होते हैं, कितना भी आपको अपने आप को ये मान के दे लो कि इतने ही समय में करना है, लेकिन आपके ऊपर जो है देख ऊपर जो प्रेशर होता है वो इसलिए रिलीज होता है कि आप अपने घर पे बैठे हैं। लेकिन जब आप 200-500 कैंडिडेट के बीच में बैठ के टेस्ट देंगे, आप देखेंगे कि स्कोर कितना आया है, उन 200-500 के अंदर मेरा कितना स्कोर है। जब मैं 200-500 में मेरा ये स्कोर आ पा रहा है तो फिर ऑल इंडिया का जो कंपटीशन है जब मैं उसमें बैठूंगा तो कितना आएगा। तो इन सब चीजों को आप जब देखेंगे वो किसी संस्था से जुड़ कर देखेंगे, ठीक। लेकिन अगर आप पुराने प्लेयर हैं, एक दो बार परीक्षा दे चुके, इन सब का अनुभव आपको है, तो आप घर पर ही बैठकर अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक। अच्छा, कितना देना है वो मैं बोल बता ही चुका कि सेक्शनल और फुल लेंथ का जो मामला होता है उसका होता है कि आप 2/3 तो आप दोगे सेक्शनल और 1/3 दोगे फुल लेंथ टेस्ट। अगर आप 30 टेस्ट दे रहे हो तो 20 को आपने देने चाहिए सेक्शनल और 10 देने चाहिए फुल लेंथ। क्यों मैं कह रहा हूँ 20 सेक्शनल देना चाहिए? क्योंकि जब आपका अलग अलग पोर्शन अच्छे से तैयार होगा तभी तो फुल लेंथ में आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो शुरू से फुल लेंथ दोगे तो आपको यही नहीं पता लगेगा कि किस किस पोर्शन में मैं वीक हूँ, किस पोर्शन में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। जब सेक्शनल आप पेपर दोगे तब आपको पता लगेगा, देखिए पॉलिटी में मेरा ये स्कोर आ रहा था लेकिन इकोनॉमी में नहीं आ रहा है, ठीक। ज्योग्राफी में नहीं आ रहा है, या आपका करंट में बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप अपने अलग अलग सेक्शनल टेस्ट पहले अच्छे से देने हैं, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट पे जाना है। नंबर कितना है वो मैं बता चुका, कम से कम 30 टेस्ट दो और मैक्सिमम 60 दो। उससे ज्यादा आप उससे ज्यादा आपको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो पैरामीटर्स होते हैं या जिस चीज के लिए आप देते हैं वो सब इन्हीं में पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप खुद ही जानते हैं कि आप सिविल सेवा की तैयारी करें, कितना आपके पास काम है, ठीक। करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, ठीक है, और अपना ऑप्शनल भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, सी सेट भी पढ़ना है, ठीक। आपके पास बहुत सारे काम होते हैं। सिर्फ मॉक टेस्ट आपका काम नहीं होता, मॉक टेस्ट उन कामों में से एक काम होता है, ठीक है। चलिए, हाँ,
मॉक टेस्ट देने के बाद क्या करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत से अभ्यर्थी होते हैं मॉक टेस्ट दे देते हैं लेकिन उसके बाद के जो काम है वो नहीं करते, जिससे उनको अधूरा लाभ मिलता है। पूरा लाभ जो मॉक टेस्ट का होता है वो नहीं मिल पाता। क्या करना है, सबसे पहले रिवर्स इंजीनियरिंग कर। कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, जैसे आपका मॉक टेस्ट खत्म हुआ, ठीक, तो आप चेक करेंगे कि क्या सोचकर, यानी क्या सोचकर मैं प्रश्नों को सही कर पा रहा हूँ और क्या सोचकर मैं अपने प्रश्नों को गलत कर पा रहा हूँ। ठीक, फिर आप देखेंगे कि किस किस पोर्शन में मैं कर पा रहा हूँ, किस चैप्टर में अच्छा कर पा रहा हूँ, किस में खराब कर पा रहा हूँ, किस विषय में अच्छा कर पा रहा हूँ, किस विषय में मैं खराब कर पा रहा हूँ। ये सब बातें हैं। ये उसके बाद अपना जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करना है। ठीक, वो क्या फैक्टर थे कि जिसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन गलत कर पाया जबकि ये क्वेश्चन मेरे साथ सही हो सकता था। ठीक, सिली मिस्टेक कहाँ हुई, ब्लंडर कहाँ हुआ, ये सब आप कब करोगे, जब आपका पेपर खत्म हो गया, आप उसके बाद उसको आप रिवर्स इंजीनियरिंग के तौर पर रिवर्स एनालिसिस आप करेंगे। तभी आप एक अपने जो आने वाले जो टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, उनको अच्छे से कर पाओगे, उसमें परफॉर्मेंस अपना बेटर कर पाओगे। ठीक, और ये नंबर 2 पे जो लिखा है इम्प्रूव योर थॉट प्रोसेस, ये साथ साथ चलेगा। कैसे चलेगा कि आप देखेंगे कि उस समय मैं क्या सोच रहा था, गलत हुआ। दूसरी दूसरी चीजें, क्या मुझे नया नया स्टडी मटेरियल की जरूरत है, या आपको उसी स्टडी मटेरियल में आपको रिवीजन की जरूरत है। ये सब जो थॉट प्रोसेस है, ये आपको करना है किसके बाद, मॉक टेस्ट के बाद। ठीक है, उसके बाद पैटर्न देखना है अपना क्या पैटर्न देखना है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ गलतियां बार बार करते रहते हैं। ठीक, और हर विषय का अपना अपना तरीका होता है उसको पढ़ने का और उसको सोल्व करने का। ठीक, तो आप देखेंगे क्या मेरी गलतियों में कोई पैटर्न तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि गलतियों में पैटर्न होता है और पता चलता नहीं है, तो बार बार आदमी एक ही जैसी गलती करता है। तो आपने सर्च करना है कि कोई पैटर्न तो नहीं है मेरी गलतियों में, और अगर वो पैटर्न आप पकड़ गए तो सोचो कि आपका स्कोर कितना इंप्रूव हो जाए। ठीक, और बिना किसी रिवीजन के, बिना किसी स्टडी मटेरियल को ऐड किए। ठीक है? के बाद क्या करना, मेक स्ट्रेटजी। कैसी स्ट्रेटजी बनानी है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करके मैं अच्छा कर पाता हूँ, कितने ज्यादा करके अच्छा कर पाता हूँ या कम करके, सेफ खेल के या रिस्क लेके। ये सब चीजें जो है, जैसे जैसे मॉक टेस्ट आप देते जाएंगे, आपकी टेस्ट सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, उसी के दौरान आपको मॉक स्ट्रेटजी भी अपनी बनानी है फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक, क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, ऐसा कह रहा हूँ कि पहले 5 आप जो मॉक टेस्ट है, हो सकता है आप सेफ खेलें, मतलब कम अटेम्प्ट करके देंगे, फिर देखेंगे कि एक्यूरेसी कहाँ आ रही, क्या मैं प्रश्नों को जो प्रश्न मैं कर रहा हूँ कैसे सही कर पा रहा हूँ या गलत कर पा रहा हूँ। दूसरा, फिर 5 टेस्ट आप दे लो जिसमें आप रिस्क लेंगे, ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, फिर आप देखेंगे कि किधर मेरा लाभ हो रहा है। कुछ कुछ बच्चों का, कुछ स्टूडेंट का लाभ होता है सेफ खेलने में, कुछ का होता है रिस्क लेने में। सबका अलग अलग स्किल है। ठीक है, तो आपकी स्ट्रेटजी का जो फॉर्मेशन है वो कब होगा, जब आप पेपर के बाद, मॉक टेस्ट के बाद अपना एनालिसिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे जरूरी जो फैक्टर है वो है, डोंट वरी अबाउट योर स्कोर। आपका स्कोर क्या आ रहा है, ठीक, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मॉक टेस्ट से बहुत डिफरेंट होने जा रहा है आपके आयोग का जो पेपर आने वाला है। ठीक, यूपीएससी या यूपीपीसीएस या जो भी आपका कमीशन हो, जो भी आपका एग्जाम लेने वाली संस्था हो, उसका जो पेपर आता है वो आपके मॉक टेस्ट से बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि मेरा स्कोर क्या आ रहा है, कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उस स्कोर को या उस मॉक टेस्ट के दौरान जो चीजें आपकी डेवलप होनी चाहिए वो डेवलप हो रही है कि नहीं, बस ये देखना है। ठीक है, अंक महत्वपूर्ण नहीं है, रणनीति महत्वपूर्ण। ठीक, चलिए अब उसके बाद, हाँ, ये जो मैं लिखा हूँ, ये रिलेशनशिप होता है एक किसमें, रीडिंग में और टेस्ट में। क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो आप पाएंगे कि जो लोग बहुत पढ़ते हैं, ठीक, लेकिन पेपर पास नहीं कर पाते, और कुछ लोग क्या करते हैं, कम पढ़ते हैं लेकिन पेपर पास कर जाते हैं। तो वो उसका कारण जो होता है वो ये होता है कि अपनी रीडिंग को, अपनी स्टडी को जब आप टेस्ट पेपर या क्वेश्चन पेपर के साथ में सप्लीमेंट कर देते हैं, तब वो पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। या सरल शब्दों में कहूं कि आपकी पढ़ाई का और आप जो ये अभ्यास करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, इनका पूरकता का संबंध है। ठीक,
आपकी पढ़ाई स्टडी तभी कंप्लीट हो पाती है जब उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप मॉक टेस्ट लगा लेते हैं। ठीक, तब आपकी तैयारी में एक धार आ जाती है, ठीक, एक दिशा आ जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा ही जो भी आप स्टडी करें पीटी के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए, उसको मॉक टेस्ट से सप्लीमेंट जरूर करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस। आप पढ़िए, मॉक टेस्ट दीजिए, पढ़िए, मॉक टेस्ट दीजिए। और अगर आप पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक, तो क्या होगा, पहली बात, रिवीजन से तो ये लाभ होगा आपका कि कोई भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में आपको डाउट नहीं रहेगा। अगर आपका पढ़ा हुआ कुछ आएगा तो आप सीधे उसको सॉल्व कर दोगे बिना किसी डाउट के। तो समझ में आया? रिवीजन से या पढ़ाई से क्या लाभ होगा? रिवीजन से लाभ होगा कि आपका जो एक्यूरेसी वो बढ़ जाएगी। ठीक, और टेस्ट से क्या लाभ होगा? जो नए प्रश्न आएंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े थे, या तो वो कॉन्सेप्चुअल होंगे या कुछ कॉमन सेंस बेस्ड भी होते हैं। तो उनके लिए आप क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्चुअल हो या आपका कॉमन सेंस पे बेस हो, उनका सोल्व करने के लिए आपने जो डेवलप किया है मॉक टेस्ट के दौरान, क्या इंट्यूशन, वही आपके काम आएगा। फिर आप जो टेस्ट देते आते थे तो नए क्वेश्चन से कैसे डील करना, क्या सोचकर आप सही करते थे, क्या गलत करते थे, वो थॉट प्रोसेस जो होगा वो सारा का सारा काम कहाँ आएगा, जब नया क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप देखो, फिर समझा रहा हूँ, कंप्लीट तैयारी कभी तभी होगी जब आप पढ़ाई के साथ साथ मॉक टेस्ट दोगे। पढ़ाई या रिवीजन क्या करेगा, जो वो पढ़ा हुआ पर्सन है वो गलत नहीं हो पाएगा आपका, सीधा आप उसको सोल्व कर दो, या कह लो फैक्ट बेस होगा, सीधा आप कर दो। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल बेस आएगा या जो उस कॉन्सेप्ट का भी इम्प्लीमेंट आएगा, ठीक, कुछ कॉमन सेंस बेस आएंगे, वो तभी आप कर पाओगे जब आपने मॉक टेस्ट दिया हो, इस तरह से सोल्व करने का अपना अभ्यास किया। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि दोनों ही तरह के प्रश्न आते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो आप सीधे पढ़े हुए आते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो सीधे पढ़े हुए नहीं है। ठीक, और या अगर आपने कभी परीक्षा दी हो तो ये फैक्ट है, या ये सीधा सीधा क्लियर एक ज्ञान है जो सबके पास है, कि कभी भी सारे प्रश्न आपके पढ़े हुए नहीं आ सकते जितनी आपको कट ऑफ पास करनी। अगर आपको कट ऑफ पास करनी तो जो पढ़े हुए पर्सन है उसके अलावा जो बिना पढ़े प्रश्न आए हैं उनको आपको सही करना ही करना पड़ेगा, रिस्क लेना ही लेना पड़ेगा। और जब आपको उन प्रश्नों को सोल्व करना ही है तो उनके लिए अभ्यास भी जरूरी है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, विषय की गहराई और व्यापकता कैसे पता चलेगी? ठीक, जब आप मॉक टेस्ट दोगे उसके साथ साथ आपको पता लगेगा कि भैया मैंने जो पॉलिटी तैयार किया है उससे अलग भी पेपर में प्रश्न आ रहे हैं, तो इसका मतलब मेरी पॉलिटी में कुछ कंटेंट में कमी है। फिर आप अपने कंटेंट को डाइवर्सिफाई करोगे, उसको और व्यापक करोगे, कुछ चैप्टर या कुछ चीजें जो आपने छोड़ दी है उसको और ऐड करोगे। ठीक, और कई बार क्या होता है कि आप देखोगे कि मैंने बहुत ही अच्छे से वो चैप्टर तैयार किया, मेरा पढ़ा हुआ था, फिर भी गलत हो गया, कारण उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक डेप्थ थी, गहराई थी। तो फिर वो कैसे तैयार होगी, जब आप पेपर देते रहेंगे। तो आपका दोनों ही चीजें हो जाएंगी, क्या, आपका कंटेंट में अगर कहीं डाइवर्सिफाई में कमी है तो वो हो जाएगा, डाइवर्स हो जाएगा। अगर उसकी डेप्थ में कमी है तो वो भी आपका डेप्थ हो जाएगा। ठीक, तो आपकी गहराई और व्यापकता दोनों ही आपका जो एग्जामिनेशन करेक्ट करने का जो क्या बोलते हैं उसको, मापदंड है, वो सब पूरा हो जाएगा। चलिए, अब ये फाइनल कंक्लूजन है मेरा। आप समझ ही गए होंगे कि इस पूरी परिचर्चा के दौरान एक ही बात निकल के आती है कि अभ्यास का कोई विकल्प नहीं। अगर आप सोचेंगे कि मॉक टेस्ट दूं या ना दूं, तो मेरी आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस है कि देना ही देना है। ठीक, और जितना मॉक टेस्ट आप दोगे और आप पाओगे कि जितने जितने मॉक टेस्ट मेरे गुजरते जा रहे हैं उतना उतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आता जा रहा है। ठीक, और उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि यूट्यूब एक वन वे कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, और टू वे कम्युनिकेशन इसको अगर बनाना होता है तो उसका एक ही तरीका होता है, या तो आप यही यूट्यूब पे वीडियो के बाद कमेंट करें, या डिस्क्रिप्शन में जो मेरे सोशल मीडिया लिंक है वहां पे अपना जो भी पर्सन हो वहां इस वीडियो से संबंधित आप वहां पूछ सकते। ठीक, जब आप वहां पूछेंगे, जब मैं उनका जवाब दूंगा, तब ये टू वे कम्युनिकेशन बनेगा। कम्युनिकेशन तभी पूरा होता है जब दोनों तरफ से
वार्तालाप होती है। ये वन वे, जब आप बोलते हो दूसरी तरफ से अगर जवाब नहीं आता तो कम्युनिकेशन अधूरा माना जाता है। ठीक, तो मैंने अपनी तरफ से इस टॉपिक से संबंधित जो भी बातें थी आपको बताई हैं। आपके फिर भी कोई डाउट रह गए हों तो आप चाहे कमेंट कर सकते हैं, और चाहे आप जो है डिस्क्रिप्शन में जो मेरा लिंक है वहां पहुंच के वहां भी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप एक ही काम करना है जो मैंने बताया, रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है, उससे सप्लीमेंट करना है, रिवीजन करना, मॉक टेस्ट देना, और उसके बाद अपनी परीक्षा पास करना है और खा जाना है। थैंक यू।